Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mad Vibes, and in this video we are talking about the antihypertensive drugs treatment guidelines. So जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हर एक एंटी ड्रग के बारे में ब्रीफली देख लिया था, इस वीडियो लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं एंटी ड्रग की ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको डाययूरेटिक ड्रग्स, रास ब्लॉकर्स, सिंपैथेटिक ड्रग्स एंड अपना वैसोडाइलेटर्स के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस, सो पहले जाके आप वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए, देन ये वीडियो लेक्चर देखें तो आपको बहुत ईजिली और अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़ द ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की। सो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इसमें अपन बात करते हैं मोर देन 140/90, मतलब अगर ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 है या तो 130/80 है, मोर देन 130/80 है विथ द रिस्क फैक्टर्स with CAD and with diabetes mellitus। मतलब अपन दो ब्लड प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, या तो ब्लड प्रेशर है मोर देन 140/90 फॉर नॉर्मल पीपल्स विथ अ हाइपरटेंशन विथ नो अदर कॉम्प्लिकेशंस, नो अदर रिस्क फैक्टर्स, और दूसरी तरफ अपन बात कर रहे हैं बीपी मोर देन 130/80, मतलब यहाँ पे जो बेंचमार्क है वो 130/80 है और नॉर्मल में 140/90 है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इन कंडीशंस में अपन ने दो कैटेगरी देखी है, एक है पेशेंट एज लेस देन 55 ईयर्स एंड द सेकेंड इज़ पेशेंट एज मोर देन 55 ईयर्स, ठीक है। पेशेंट की एज क्या है? मोर देन 55 ईयर्स। सो अगर पेशेंट की एज लेस देन 55 ईयर्स है तो उसको अपन देंगे ACE इनहिबिटर्स। पर ACE इनहिबिटर्स का एक साइड इफ़ेक्ट है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर, दैट इज़ द कफ। अगर आपने मेरा ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको ACE इनहिबिटर पढ़ाया था, जिसमें अपन ने उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की थी, जिसको अपन ने द निमोनिक कैप्टोप्रिल्स से याद किया था, जिसमें द C स्टैंड्स फॉर कफ। तो कफ इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर्स, ठीक है। तो अगर ACE इनहिबिटर्स पे पेशेंट हैविंग अ सीवियर साइड इफ़ेक्ट, उसको बहुत कफ हो रहा है, तो अपन ACE इनहिबिटर से स्विच कर जाएंगे ARB पे, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है और कंट्रोल नहीं है, इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, हाइपरटेंशन इफ़ नॉट कंट्रोल्ड और मेंटेन्ड बाय ACE इनहिबिटर्स, तो अपन इंक्रीज़ करेंगे डोज ऑफ ACE इनहिबिटर। इंक्रीज़ करके डोज क्या कर देंगे? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो लेट्स कंटिन्यू। अपन कहाँ पे थे कि अपन क्या कर रहे हैं? डोज इंक्रीज़ कर रहे हैं ACE इनहिबिटर का, फुल ऑप्टिमल डोज दे रहे हैं। इफ़ नॉट कंट्रोल बाय ACE इनहिबिटर्स, तो उसका फुल ऑप्टिमल डोज पे अपन चले जाएंगे, ठीक है। अब अपन सेकंड उस पर बात करें जो अपनी थी एज मोर देन 55 ईयर्स, इसमें अपन देते हैं CCB, दैट इज़ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इफ़ नॉट कंट्रोल बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उनका भी अपन कर रहे हैं ऑप्टिमल डोज पे जा रहे हैं, डोज इंक्रीज़ कर देंगे, फुल ऑप्टिमल डोज अपन ने इंक्रीज़ कर दिया है। अगर डोज इंक्रीज़ करने के बाद भी दोनों कंडीशंस में नॉट कंट्रोल्ड, मतलब
चाहे पेशेंट 55 ईयर से ज़्यादा हो या कम हो, अगर फुल ऑप्टिमल डोज करने के बाद भी ड्रग्स का वो नहीं कंट्रोल हो रहा है तो एक कॉमन पाथवे अपन फॉलो करेंगे। अपन ACE इनहिबिटर्स प्लस CCP कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोनों देंगे, ऐड करेंगे दोनों को ऐड करने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसमें अपन ऐड करेंगे डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स अपन कौन सा दे रहे हैं? थायाजाइड डाईयूरेटिक्स अपन दे रहे हैं। थायाजाइड डाईयूरेटिक्स अपन दे रहे हैं, हाफ डोज ऑफ थायाजाइड डाईयूरेटिक्स। ठीक है, मतलब 3 चीज़ें दे रहे हैं अपन, AC इनहिबिटर्स, CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड थायाजाइड। ठीक है, थायाजाइड का हाफ डोज दे रहे हैं अपन। ठीक है, अगर ये देने के बाद भी कंट्रोल नहीं है, इफ़ नॉट कंट्रोल येट, तो अपन क्या देंगे? अपन इंक्रीज़ कर देंगे डोज ऑफ थायाजाइड। मतलब अभी भी 3 चीज़ें दे रहे हैं अपन, AC इनहिबिटर्स, CCB प्लस थायाजाइड। अब थायाजाइड का इंक्रीज डोज दे रहे हैं अपन, डोज अपन ने इंक्रीज़ कर दिया थायाजाइड का। ठीक है, अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। इफ़ BP is not controlled by 3 anti-hypertensive drugs belongs to 3 different groups. ठीक है, which must include डाईयूरेटिक्स। इस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो अपन जो 4th ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं ऐसी कंडीशन के लिए, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के लिए, दैट इज़ द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, नाउ अब अपन बात करते हैं अगर अपना टारगेट, तो ये पूरा मैंने आपको चार्ट फ्लो में बता दिया है, चार्ट फॉर्म में, कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में अपन ने सबसे पहले बात की किसकी? मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके लिए अपन ने 2 एजेस ग्रुप में डिवाइड कर लिया था, मोर देन 55, लेस देन 55। फिर अपन ने एक कॉमन पाथवे पे आ गए थे, फिर अपन ने देखा था कि किससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर और क्या ऐड कर रहे हैं, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर क्या ऐड कर रहे हैं, और फिर जो अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक कंडीशन है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, किसको बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अपन कौन सी ग्रुप ऑफ ड्रग और ऐड कर रहे हैं। तो ये अपन ने कॉमन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन देख लिया है। अब अपन बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में, कुछ और पॉइंट्स के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं। देखो, फर्स्ट इज़ अगर अपना टारगेट ऑफ डिक्रीजिंग द PP इज़ मोर देन 20 सिस्टोलिक एंड मोर देन 10 डायस्टोलिक, ठीक है, तो अपन क्या देंगे? तो अपन स्टार्ट करेंगे डुअल थेरेपी, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे AC इनहिबिटर्स एंड CCB के साथ। ठीक है, मतलब अगर मोर देन 140 और मोर देन 90 डायस्टोलिक और मोर देन 140 सिस्टोलिक में अपने BP है, कुछ भी हो सकता है मोर देन में, तो मान लो ये अपना है 180/100, ठीक है, 180/100 है,
तो अब इसमें अपने को बीपी कम करना है, वो कितना कम करना है अपने को, मोर देन 20 करना है और मोर देन 10 करना है। तो ये कंडीशन में अपन स्टार्ट करेंगे डुअल थेरेपी। ठीक है, स्टार्ट ही अपन करेंगे डुअल थेरेपी के साथ, जिसमें अपन इसको करेंगे AC इनहिबिटर्स एंड CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और अगर अपने को बीपी टारगेट करना कम करने का टारगेट अपना लेस देन 20 सिस्टोलिक एंड लेस देन 10 डायस्टोलिक है, तो अपन स्टार्ट विथ मोनोथेरेपी। ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो अपन स्टार्ट करेंगे मोनोथेरेपी के साथ। ठीक है, एक पॉइंट ये था जो मेरे को आपको बताना था, जो कि MCQ में कभी कभी पूछा जाता है कि अगर मोर देन 20 जो अपना टारगेट है बीपी कम करने का, वो मोर देन 20 सिस्टोलिक और मोर देन 10 डायस्टोलिक है, तो अपन किसके साथ स्टार्ट करेंगे? तो अपन डुअल थेरेपी के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर लेस देन 20 सिस्टोलिक और लेस देन 10 डायस्टोलिक है तो स्टार्ट करेंगे मोनोथेरेपी के साथ। Now the second point that has to be remembered, that is hypertension with kidney disease। अगर किसी को हाइपरटेंशन है किडनी डिसीज़ के साथ, अब किडनी डिसीज़ में कौन सी किडनी डिसीज़, एक तो होती है एक्यूट किडनी डिसीज़ और एक होती है क्रॉनिक। तो अपन एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। तो अगर किसी को एक्यूट किडनी डिसीज़ जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो उसमें क्या हो रहा है? तो इसमें इसका वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, पेशेंट में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, वाटर रिटेंशन बढ़ रहा है पेशेंट में, तो उसमें अपन क्या देंगे? उसमें अपन देंगे डायूरेटिक्स। मतलब किसी को अगर एक्यूट किडनी डिसीज़ है तो उसमें अपन ट्रीटमेंट में देंगे डायूरेटिक्स। कौन सा डायूरेटिक देंगे अपन? फ्यूरासेमाइड। अगर फ्यूरासेमाइड से नॉट कंट्रोल, फ्यूरासेमाइड भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसमें अपन ऐड करेंगे थायाजाइड। ये पॉइंट याद रहा। ठीक है, नाउ अगर किसी को CKD है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। उसको प्रोटीनयूरिया हो सकता है, मतलब प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है किडनी से, प्रोटीनयूरिया प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? प्रोटीनयूरिया एब्सेंट है। ठीक है, अब प्रोटीनयूरिया प्रेजेंट है तो अपन देंगे ACE इनहिबिटर्स या ARB। ठीक है, पर प्रोटीनयूरिया की कंडीशन में भी 2 चीज़ें आती हैं, या तो उसको इडीमा भी प्रेजेंट रह सकता है या इडीमा एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, प्रोटीनयूरिया है अपन ACE इनहिबिटर्स और ARB दे सकते हैं। अगर प्रोटीनयूरिया के साथ इडीमा भी है तो अपन ऐड कर देंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कौन सा? फ्यूरासेमाइड। अगर इडीमा एब्सेंट है तो अपन CCB ऐड करेंगे। CCB कौन सा? ओल्ड CCB। CCB इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, डिल्टियाज़म। तो ये चीज़ समझ में आई आपको? प्रोटीनयूरिया प्रेजेंट है तो AC इनहिबिटर्स या ARB देंगे। अगर प्रोटीनयूरिया के साथ इडीमा है तो AC इनहिबिटर या ARB के साथ डायूरेटिक देंगे। इडीमा एब्सेंट है तो AC इनहिबिटर ARB के साथ CCB देंगे। अगर प्रोटीनयूरिया एब्सेंट है, प्रोटीनयूरिया प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसमें भी 2 कंडीशन है, इडीमा भी हो सकता है, इडीमा नहीं भी हो सकता है। मतलब सिर्फ इडीमा, प्रोटीनयूरिया है ही नहीं, मतलब सिर्फ इडीमा प्रेजेंट है तो अपन डायूरेटिक्स हो गया। और अगर कुछ भी नहीं है, CKD है, ना इडीमा प्रेजेंट ना प्रोटीनयूरिया प्रेजेंट, तो AC इनहिबिटर्स और CCB कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आया समझ में? अब तीसरी चीज़ जो अपन देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है हाइपरटेंशन इमरजेंसीज। तो हाइपरटेंशन इमरजेंसीज कब होती है? मोर देन 190 बाय मोर देन 120 अगर अपना जो है BP होता है तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है।
ठीक है, इसमें अपन ड्रग देते हैं निकार्डिपिन। अगर निकार्डिपिन ऑप्शन में नहीं है तो द सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लेविडिपिन। ठीक है, निकार्डिपिन एंड क्लेविडिपिन। अब ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसमें निकार्डिपिन इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस? हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, लेकिन निकार्डिपिन इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो निकार्डिपिन इज नॉट a drug of choice in which conditions? First is PIH, that is pregnancy induced hypertension। अगर इसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस है तो अपन देते हैं लेबिटालॉल। सेकेंड इज स्कॉर्पियन बाइट। स्कॉर्पियन बाइट की हाइपरटेंसिव कंडीशन है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हुए हैं तो इसमें देते हैं पैराजोसिन। क्या देते हैं? पैराजोसिन। अगर चीज़ रिएक्शन है, मतलब ये सारी हाइपरटेंसिव क्राइसिस है एसोसिएटेड विथ स्कॉर्पियन बाइट, एसोसिएटेड विथ चीज़ रिएक्शन। अगर एसोसिएटेड विथ चीज़ रिएक्शन है तो अपन देते हैं फेनिटोलामाइन। अगर फियोक्रोमोसाइटोमा है तो देते हैं फिनॉक्सीबेंजामीन। अगर एओर्टिक डिसेक्शन है तो देते हैं एस्मोलॉल, दैट इज बीटा ब्लॉकर, जनरेशन 2 बीटा ब्लॉकर। अगर इंट्रा ऑपरेटिव हाइपरटेंसिव क्राइसिस हैं तो देते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया। मैं इसमें बस समराइज़ कर रही हूँ कि निकार्डिपिन इज़ नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस इन विच कंडीशंस, जहाँ पे हाइपरटेंसिव क्राइसिस तो है लेकिन अपन निकार्डिपिन को नहीं दे रहे हैं। तो वो है स्कॉर्पियन बाइट, जहाँ पे पैराजोसिन दे रहे हैं, चीज़ रिएक्शन फेनिटोलामाइन दे रहे हैं, थियोक्रोमोसाइटोमा फिनॉक्सीबेंजामीन दे रहे हैं, एओर्टिक डिसेक्शन जिसमें एस्मोलॉल दे रहे हैं, इंट्राऑपरेटिव हाइपरटेंसिव क्राइसिस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दे रहे हैं, पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में अगर कोई हाइपरटेंसिव क्राइसिस आते हैं तो लेबिटालॉल दे रहे हैं। ठीक है, सो एक बार अपन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को और अच्छे से देखते हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में सेफ ड्रग टू यूज़ इज़ लेबिटालॉल। ठीक है, लेबिटालॉल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट treatment of hypertension as well as for hypertensive crisis in pregnancy। इसके अलावा अपन और कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं लेबिटालॉल के अलावा प्रेगनेंसी में? दैट इज़ हाइड्रालाजाइन, अल्फ़ा मिथाइल डोपा, नेफिडिपिन। But because hydralazine and alpha methyl dopa has a side effect, क्या साइड इफ़ेक्ट था जो कि अपन ने पढ़ा है? दैट इज़ एसएलई लाइक सिम्टम्स। क्या है? पेशेंट में कैसे होते हैं? एसएलई लाइक सिम्टम्स शो होते हैं। सो बाकी ऑल अदर ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में और बाकी सारी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नाउ एक चीज़ और कि जितने भी
on other drugs such as RAS inhibitors, diuretics, एटेनॉल, ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ट्रीटमेंट गाइडलाइन। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।